एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एविडेंस के बारे में बताया था कि कैसे पूरा हमें एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो हमारे सेक्शन 3 में दिया है। तो आप लोग बेयर एक्ट भी लेके बैठिएगा, प्लस मैं आपको ऐसे भी बताऊँगी। आपको मैं सबसे पहले जो बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ फैक्ट की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फैक्ट होता क्या है? तो फैक्ट में जब आप पढ़ेंगे अपने बेयर एक्ट में इंटरप्रिटेशन, तो उसके इंटरप्रिटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक थिंग्स को लेके, एक मेंटल कंडीशन को लेके। तो वहाँ कहा जाता है आपको कैसे लर्न करना और कैसे ग्रैब कर लेना है माइंड में, मैं उस तरीके से बता रही हूँ। लिखा हुआ है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये लिखा है बेयर एक्ट में। और सेकंड, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो आपको पहले क्या करना है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कभी भी कोई भी चीज़ याद करने के लिए आपको उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है। अब जैसे कि ये थिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, थिंग्स के साथ सबके साथ लिखा है, तो इटसेल्फ कर लिया, फिर स्टेट कर लिया, फिर रिलेशन कर लिया। और ये सब किससे होनी चाहिए परसीव्ड? आपके सेंसेस के थ्रू ये परसीव्ड होनी चाहिए, ये आपके थिंग्स के द्वारा परसीव्ड होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लैक कोट है, वो इटसेल्फ हो गया। आपने उसे पहन लिया, वो एक स्टेट हो गया कि उसे पहना गया है। ठीक है, किस अवस्था में है वो स्टेट हो गया। और आपने एक ब्लैक कोट पहना है, तो आपका उससे रिलेशन क्या है? तो ऐसा माना जाता है ये वकील हो सकता है ना। जैसे कि अगर कोई वाइट कोट पहना है और स्टेथोस्कोप उसके गले में है, तो क्या माना जाता है कि वो डॉक्टर है। तो क्या है, ये फैक्ट बताता है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि एक फैक्ट ये होता है, आपको जैसे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, जैसे मैंने ब्लैक कोट का एग्जांपल लिया, आपके हाथ में जैसे पेन है अभी, या बेयर एक्ट है, आपके पास पेन है, बेयर एक्ट है, और आप अपने बेयर एक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, या आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये पता चल रहा है ना कि इस पर्सन के पास एक फ़ोन है, ये देख रहा है, इसका इससे रिलेशन क्या है, ये पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी ऐसी बात है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को बेंथम ने क्या किया है, थिंग्स वाली पार्ट को फिजिकल फैक्ट और मेंटल कंडीशन को साइकोलॉजिकल फैक्ट से रिलेट किया हुआ है, जो कि क्या है, मेंटल सिचुएशन। क्या भी मेंटल सिचुएशन हो सकती है, आपका इंटेंशन कैसा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। आपका इंटेंशन, रेपुटेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी फील करते हैं, गुड फेथ, बैड फेथ, सब कुछ मेंटल सिचुएशन जो भी आपकी होती है, कंडीशन जो होती है, उसके बारे में आपका फैक्ट बताता है। फर्दर, फैक्ट एंड इशू क्या होता है? अब देखिए, आपको फैक्ट एंड इशू पता है कि जो भी बात है उसका इशू क्या है, वो फैक्ट एंड इशू होता है। लेकिन फैक्ट एंड इशू यहाँ पर लिखा क्या है, आप देखिए नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू, सब लोग बेयर एक्ट में देखिएगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। क्या कह रहे हैं, वो खुद से या किसी और से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हुआ, खुद से है या किसी और से कनेक्टेड है, तो उससे बता क्या रहा है, वो राइट बता रहा है, लाइबिलिटी बता रहा है, डिसेबिलिटी बता रहा है, ये तीन चीज़ बता रहा है। और इसी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, इसका नेचर, और ये कितने हद तक है, मतलब कितने एक्सटेंट तक है, इनको लेके जो भी पार्टी, एक पार्टी हाँ कहती है, एक पार्टी ना कहती है, यही फैक्ट एंड इशू बनता है। जैसे कि आप प्लेंट लिखते हैं, प्लेंट में कुछ पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, फिर क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट में कुछ पार्टी रिटन स्टेटमेंट में क्या करती है कि ना करती है। ठीक है,
रिटन स्टेटमेंट में एडमिट भी करते हैं, डिनाई भी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक फैक्ट एंड इशू ही तैयार होता है, तभी हमारा फ्रेमिंग ऑफ इशू की स्टेज पे आते हैं। वैसे ही हमारा रेलिवेंट फैक्ट होता है, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट, जब भी कोई पार्टी कोई बात कहती है, उसको हम रेलिवेंसी कैसे चेक करते हैं, उसकी रेलिवेंसी हम सेक्शन 6 to 55 के बीच में चेक करते हैं। यहाँ मैंने 5 to 55 इसलिए लिखा है क्योंकि ये उतने पार्ट में है, लेकिन 5 तो बस बताता है कि एविडेंस किसका दिया जाता है। मेन रेलिवेंसी चेक होती है सेक्शन 6 to 55 में। अब आ गया फैक्ट एंड इशू, एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया, लेकिन एक इररेलिवेंट फैक्ट भी होता है, उसके बारे में भी बोला जाता है। यहाँ पर भले ही वो इंटरप्रेट नहीं किया गया है, लेकिन कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सा फैक्ट इररेलेवेंट होता है? पहली बात, वो फैक्ट इररेलेवेंट होता है जिसे कोर्ट कंसिडर नहीं करती है। और दूसरी बात, इररेलेवेंट फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इररेलेवेंट फैक्ट वो होता है जो ना ही फैक्ट इन इशू होता है और ना ही रेलिवेंट फैक्ट होता है। अब आप देखिए, आपकी ये जो 3 चीज़ें हैं, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट, ये सब, और चाहे आपका फैक्ट जो मैंने ऊपर समझाया, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, वो मैंने आपको बता दिया तरीका आपको याद कैसे करना है, ठीक है। आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट में सीरीज लाइन वाइज लिखा रहता है तो हमेशा मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे ना, ये बेयर एक्ट को सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का, प्लस रिप्रेजेंट करने का, आपके आंसर्स को आपको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसे याद करिएगा। अगली चीज़ जो आएगी, मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझाना चाहती हूँ। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही समझाऊंगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी में से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे हर जगह से। एविडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एविडेंस क्या होता है ना, ओरल होता है और इन रिटन होता है, ठीक है। ओरल क्या होता है? विटनेस की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ओरल एविडेंस डायरेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट क्या होता है? जो आपने खुद से सुना हो, देखा हो, आपके खुद के ओपिनियन, ये सब बात आपके सेक्शन 60 में कही गई है। और डायरेक्ट एविडेंस ही बेस्ट प्रिंसिपल होता है एविडेंस का, ठीक है। और इनडायरेक्ट वो क्या हो जाता है? किसी और से सुनी है और आप बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है? एक्सेप्शनल केसेस में ही अलाउड होता है, उसे क्या कहते हैं? हेयर से एविडेंस हम कहते हैं। ऐसे ही जब आप देखेंगे तो आप एविडेंस का मतलब पढ़ेंगे तो लिखा है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry। क्या कह रहे हैं? कोर्ट परमिट कर रहा है, कह रहा है विटनेस को आइए और आप बताइए, और मैटर्स कहाँ है? अंडर इंक्वायरी में। अंडर इंक्वायरी में कौन से मैटर्स होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट जो होते हैं वो अंडर इंक्वायरी होते हैं। देखिए, आपको वर्ड्स पकड़ने होते हैं। ओरल की तरफ अंडर इंक्वायरी दिया है और दूसरी तरफ आप पकड़ेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, लिखा है ना। इंस्पेक्शन जो वर्ड है ना, ये जो इंस्पेक्शन वर्ड है वो डॉक्यूमेंट की तरफ है, और अंडर इंक्वायरी की तरफ क्या है? ओरल। यहाँ पर ई रिकॉर्ड को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 3 वेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 वेज होते हैं एडमिट करने के लिए कोई भी एविडेंस। कितने होते हैं? 3 वेज, ठीक है। 3 वेज जो होते हैं ना, उसमें एक फर्स्ट, जो मैं आपको फर्दर क्लासेस में डिटेल में बताऊंगी, फर्स्ट होता है ओरल, सेकंड होता है डॉक्यूमेंट्री, और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। ये होता है एडमिट करने का जब तरीका। जब आप एडमिट करते हैं तो जब कोर्ट में आएगा तो एविडेंस इन सब तरीकों से ही आएगा, और इन्हीं तरीकों को हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासेस में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी। तब तक हमें क्या करना है? आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने समझा एविडेंस क्या होता है, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है ओरल की तरफ ये बात, तो मैंने वहाँ देखा है, वहाँ से समझा है, और जितने भी बेयर एक्ट में जहाँ जहाँ ओरल के बारे में दिया है उन सबको मिला के यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन किया। वैसे ही इन रिटन, अब आपको लग रहा होगा इन रिटन तो लिखा है, लेकिन ये लेटर्स, फिगर्स, ये साइंस, ये सब तो नहीं लिखा है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये सब तो यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन डॉक्यूमेंट लिखा है
और डॉक्यूमेंट के बारे में जब हमने पढ़ लिया था पहले, तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट इन्हीं 3 चीज़ों के थ्रू तो आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? 3 चीज़ें कौन सी हैं? लेटर्स, फिगर्स एंड साइंस। ठीक है, इनके थ्रू ही आती हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली ही बेटा कनेक्ट करके ऐसे हमें करना है। ठीक है, आज हमने किसके बारे में जाना? फैक्ट्स के बारे में जाना। अगली क्लास में हम क्या जानेंगे कि कैसे एक एविडेंस जो है एडमिट होता है। ठीक है, क्या होता है अगली क्लास में मेनली मैं आपको बताऊंगी। मैं बता देती हूँ क्या? एडमिशन। ठीक है, एडमिशन किस चीज़ का बेटा? फैक्ट का और एविडेंस का। और अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो आई प्रॉमिस कि पक्का का पक्का आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत होती है कि किसी चीज़ को पढ़ना कैसे है। अगर आपको एक बार पढ़ने का ट्रिक पता चल गया कैसे पढ़ना है, तो फिर आप आसानी से सब कुछ कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।